I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. अनुरोधवती नामक 22वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कोई कद्र नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वार तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह धृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कान में वादन का स्वर पड़ा और वह बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं, मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। साजिंदा गलत राग बजाए जा रहा है, लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा है। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभाल कर टिप्पणी करने को कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वे बहुत बड़े कला पारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं, मगर कला पारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने ये भी बता दिया कि वह साजिंदा किस तरफ बैठा हुआ है। अब द्वारपाल से नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच नहीं साबित हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक ये बात पहुंची। विक्रम ने तुरंत आदेश किया कि वह युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहां एक वादक की अंगुली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की अंगुलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच ही बड़ा ज्ञानी और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नर्तकी बहुत ही सधा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर रसास्वादन कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भावरा आकर उसके वक्ष पर बैठ गया। नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और न ही अपने हाथों से भावरे को हटा सकती थी, क्योंकि भंगिमाएं गड़बड़ हो जाती। उसने बड़ी चतुरता से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे वेग से भावरे पर छोड़ दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भावरा डरकर उड़ गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी न ताड़ सका, मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया। वह वाह वाह करते उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। विक्रम को भी ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भावरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भी भंगिमा को नष्ट किए, लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से भावरे को उड़ाया वह पुरस्कार योग्य चेष्टा थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान गया ही नहीं तो पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रम ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। विक्रम का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी तथा उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की।
अब उनकी नजर में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी कोई समाधान ढूंढना रहता, उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता तथा उसके परामर्श को गंभीरता पूर्वक लिया जाता। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वह युवक उनसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई मतैक्य नहीं हुआ तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी और बहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देखरेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक उनका, एक महामंत्री का, एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो हैं? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के पुत्र ने सब कुशल हैं कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाबों को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ। सबका पालन पोषण एक वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। 23वीं पुतली, जिसका नाम धर्मवती था, ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो रहा था, क्योंकि दरबारियों के 2 गुट हो चुके थे। एक कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल होता है। अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है, उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह रहता है। कुछ दरबारियों का मत था कि कर्म ही प्रधान है। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति भी दुर्व्यसनों के आदी हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्मों में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार के चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और सर्वत्र तिरस्कार पाते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपने गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता और चंदन के वृक्ष पर सर्पों का वास होने से भी चंदन अपनी सुगंध और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं होता। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं था। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि जंगल से एक सिंह का बच्चा पकड़कर लाया जाए। तुरंत कुछ शिकारी जंगल गए और एक सिंह का नवजात शावक उठाकर ले आए। उन्होंने एक गडरी को बुलाया और उस नवजात शावक को बकरी के बच्चों के साथ साथ पालने को कहा। गडरी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश बकरी के बच्चों के साथ होने लगी। वह भी भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़ हुए तो घास और पत्तियां चरने लगे। शावक भी पत्तियां बड़े चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता रहा, मगर घास और पत्तियां चाहकर भी नहीं खा पाता। एक दिन जब विक्रम ने उसे शावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरियों की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की कि उसे शावक को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि शावक को अब घास और पत्तियां अच्छी नहीं लगती हैं। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया जाए। गडरिया उलझन में पड़ गया।
उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांसभक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने पर क्यों तुले हैं। वह घर लौट आया। शावक जो कि अब जवान होने लगा था, सारा दिन बकरियों के साथ रहता और दूध पीता। कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियां भी खा लेता। अन्य बकरियों की तरह जब शाम में उसे दरबे की तरफ हाँका जाता तो चुपचाप सर झुकाए बढ़ जाता तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चल रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी तो वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद राजा ने गर्री को उसे स्वतंत्र रूप से रखने को कहा। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। कुछ दिन स्वतंत्र रूप से रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गर्री के कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता। कुछ दिनों बाद उसका बकरियों की तरह भीरू स्वभाव जाता रहा। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डरकर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर से दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियां शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होती हैं। अवसर पाकर वे प्रवृत्तियां स्वतः उजागर हो जाती हैं, जैसे कि इस शावक के साथ हुआ। बकरियों के साथ रहते हुए उसकी सींग वाली प्रवृत्ति छिप गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो गई। उसे ये सब किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मनुष्य का सम्मान कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए, अन्यथा 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं होते। राजा मुस्कुराकर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित हुआ। फूल सचमुच विलक्षण था और लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा था। राजा ने फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने भेज दिया। वे दोनों उस दिशा में नाव से बढ़ते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक संकरी और तीव्र हो जाती थी, कहीं चट्टानों के ऊपर से बहती थी। काफी दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर एक योगी जंजीरों से जकड़ा उल्टा लटका हुआ था। जंजीरों की रगड़ से उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त चू रहा था जो नदी में गिरते ही रक्तवर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन थे। जब वे कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधनारत सन्यासी उसके दरबारी हुए। पूर्व जन्म का ये कर्म उन्हें राजा या दरबारी बनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में ही किसी को राजगद्दी मिलती है। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.